Hello, dear students. Welcome back again to our online classes. And जैसे कि आप जानते हो हमने जो चैप्टर किया कंप्लीट वह है वर्क पावर एंड एनर्जी उसको हमने कंप्लीट किया। तो उसके बाद जो आज का जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ग्रेविटेशन, चैप्टर नंबर 4 आपके फिजिक्स की बुक जो है उसमें चैप्टर नंबर 4 है ग्रेविटेशन। चलिए आज शुरू करते हैं ग्रेविटेशन को। इंट्रोडक्शन पहले जानते हैं इस ग्रेविटेशन के बारे में। जैसे कि हमने पढ़ा कि when we apply force on any body and it will be in motion, it will produce motion, it will move and that is known as motion। मतलब वो मोशन में आ रहा है ना। तो अब हम किसी ऑब्जेक्ट को फॉल करेंगे। अब यहाँ पे मैं इस इंट्रोडक्शन के हवाले से मैं पहले समझाऊंगा आपको ग्रेविटेशन क्या होती है। तो समझ लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने फॉल किया नीचे से। अब फॉल किए करने के बाद जो अर्थ पे है, ज़मीन जो है, ये इसने इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट किया टुवर्ड्स इट्सेल्फ। अब यहाँ पे एक स्टोन भी लूँगा मैं, यहाँ बॉल लूँगा, इसको मैं फॉल करूँगा फ्रॉम सम हाइट, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये अर्थ पे पड़ जाएगी। या जैसे कि हम वी आर स्टैंडिंग ऑन दिस अर्थ, है ना। तो इनको जानते हैं कि ये अर्थ जो है ये इन ऑब्जेक्ट्स को एक्चुअली अट्रैक्ट क्यों करती है। इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे फॉल किया, है ना, अर्थ पे, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है। तो इन चीज़ों को देखने के लिए, इन चीज़ों को समझने के लिए आज हम ग्रेविटेशन का जो चैप्टर है, ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको जो आपके माइंड में जो ये क्वेश्चन अराइज होंगे, सपोज यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को फॉल किया इस अर्थ पे, तो अट्रैक्ट क्यों हो गया अर्थ में। अब ये अर्थ से ये अर्थ जो इनको अट्रैक्ट क्यों करती है, अपनी तरफ खींचती है। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको ग्रेविटेशन अच्छी तरह से पढ़ना है। उसके बाद आपको सारे चीज़ों का आंसर मिल जाएगा। तो जैसे कि आप जानते हो, मतलब हम देखेंगे कि जो हमने ऑब्जेक्ट को फॉल किया, अभी मैंने बताया आपको, एंड अर्थ विल अट्रैक्ट। एक्चुअली क्या होता है, ये अर्थ अट्रैक्ट क्यों करती है इस ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स इटसेल्फ, क्योंकि इन दोनों के दरमियान जहाँ पे एक इनविजिबल फोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इस ग्रेविटी प्रेजेंट होती है एंड दैट विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस तरह से मतलब यहाँ पे हम पहले डिफाइन करेंगे ग्रेविटेशन को। द फेनोमेनन ऑफ attraction of objects due to masses and that is known as gravitation। जहाँ हम कह सकते हैं the force of attraction between any two bodies in this universe and that is known as gravitation, है ना। यहाँ हम उसको ग्रेविटेशन फोर्स भी कहेंगे, है ना। यहाँ हम इसको अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहेंगे। यहाँ पे दो बॉडीज के दरमियान अट्रैक्शन होती है। क्या होती है, अट्रैक्शन। तो इस तरह से समझा आपने ग्रेविटेशन क्या होती है। तो अब हम देखेंगे कि जैसे कि आप जानते हो कि अब ये देखेंगे कि ये कंसेप्ट जो है ग्रेविटेशन का कंसेप्ट ये कैसे आ गया, और इसके लिए फिर जो ग्रेविटेशन के कंसेप्ट आ गया, फिर उसके मतलब लॉज भी डेवलप हो गए। वो कौन से लॉज उसको भी डिस्कस करेंगे। तो एक साइंटिस्ट था वो जिसका नाम था इसाक न्यूटन। तो वो एक दिन एक पेड़ के नीचे बैठा था, तो उसने मतलब जो एप्पल ट्री होता है उससे एक एप्पल गिरा, नीचे पड़ गया अर्थ पे। उसने सोचा ये एप्पल व्हाई इट फॉल्स डाउन, है ना। तो उसने ऑब्जर्व करने के बाद ये नतीजा निकला कि जो अट्रैक्शन होती है इन दोनों के दरमियान, ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, इनके दरमियान एक फोर्स प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। और अर्थ में प्रेजेंट होती है ग्रेविटी, ताकि ये इस ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, अपनी ऊपर अपनी तरफ खींचता है ऑब्जेक्टों को। तो इस तरीके से फिर जो इसाक न्यूटन उसने एक लॉ दी जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, व्हाट इट टेल्स अस, actually it tells us the force of attraction between any two bodies is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। Let's take the two bodies, this law states that, ये क्या बोल रहे हैं, अगर मेरे पास दो बॉडीज है, this is body A
एंड दिस इज बॉडी बी, है ना। तो इसका मास सपोज है m1, इसका मास m2, दैट दे कैन बी सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, और इन दोनों के डिस्टेंस क्या है, और इन दोनों के डिस्टेंस क्या, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है और। अब यहाँ पे सपोज F1 अप्लाई हो रहा इस बॉडी पे, F1 अप्लाई हो रहा फोर्स करेगा ये इस बॉडी B पे, तो ये इसको वापस करेगा F2, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा बिटवीन टू बॉडीज। तो ये लॉ यही हमसे कह रही है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, जो इनका मासेस होंगे वो उनके प्रोडक्ट होंगे, और इनके जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो स्क्वायर रिलेशन। दो चीजें यहाँ पे बताती है, इन दोनों को चीजों को याद आए, याद रखिए आप। पहले क्या बताता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, और बता रहा है दूसरा स्टेप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इस लॉ को हम मैथमेटिकली डिराइव करेंगे, दिस लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हम डिराइव करेंगे। तो याद रखिए, ये मैंने बताया, ये हमारे पास दो बॉडीज, डायग्राम यही है। तो हम लिख सकते हैं, हमें जो लॉ का फर्स्ट जो पार्ट हमारा लॉ का है वो है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, हम लिखेंगे मैथमेटिकली F जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, दैट इज m1 m2। Call it first equation, and another is an inversely proportional to the square of the distance between them, inversely proportional to 1 by r square. Second equation, combine these two equations, combine first and second. तो combine करने के बाद f is directly proportional to m1 m2 divided by r square, ये निकलेगा। इन दोनों को combine करने के बाद तो जो proportionality है ना, इसको कांस्टेंट टर्म से हम लाते हैं, कांस्टेंट टर्म में f इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट टर्म हम देते हैं, इसको खत्म करने के लिए आ जाएगा g यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, एंड m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, है ना। इस इक्वेशन को याद रखिए आप, बहुत काम आएगी आपको ग्रेविटेशन पे जो न्यूमेरिकल्स है सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे g क्या है, g याद रखिए आप, g इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं g को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जो अब यहाँ पे जो याद रखिए आप, दिस इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये समझने के बाद अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि the force of attraction between any two bodies is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। यहाँ पे और एक चीज़ याद रखिए आप, जो है इस हैवियर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हैवियर ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, हैवियर masses of objects, masses of objects जो होते हैं that have greater ग्रेविटेशनल फोर्स उनका ज्यादा होता है। जो स्मॉलर मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, उनका जो फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स उनका होता है वो होता है स्मॉल ग्रेविटेशनल फोर्स, GF ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हैवियर masses of objects have greater gravitational force, and smaller masses of objects have small gravitational force। ये बात भी याद रखिए आपने। इसके बाद हम देखेंगे अब जो यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिट क्या है इसका, यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिट क्या है इसका। देखो स्टूडेंट्स,
यूनिट क्या है, जैसे कि एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं हम, तो ये तो आपको अभी देखा आपने, ये हमने प्रूव किया F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये हमने प्रूव किया। तो इसके बाद इसको हमें इस इक्वेशन को मतलब हमें रीअरेंज करते हैं ताकि हमें यूनिट्स का पता चले, इस ग्रेविटेशन जो यूनिवर्स इसका यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट ग्रेविटेशन कांस्टेंट का जी। तो यहाँ पे अब जी को निकालना है, इसको बाहर रखते हैं, एफ और स्क्वायर डिवाइड बाय m1 m2। रीअरेंज किया मैंने इस इक्वेशन को ताकि मैं यूनिट निकाल सकता हूँ। जी इज इक्वल टू एफ का पता है आपको, ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन, फोर्स का न्यूटन है। और अब यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर, दैट इज डिस्टेंस का है मीटर, ये हो जाएगा स्क्वायर, m1 हो गया, m मास का है किलोग्राम, तो ये बन जाएगा kg इंटू के जी, m1 इंटू n2, ये बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये दोनों kg स्क्वायर, ये हो जाएगा kg का स्क्वायर, ये हो जाएगा kg का स्क्वायर। तो ये ऐसा यूनिट इसका निकल गया अब, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, क्या निकला, ये इसका निकला एसआई यूनिट। तो अब ये याद रखा आपने कि इसका एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। तो इसके बाद जो यहाँ पे आती है बात, अगर यहाँ पे हम दो ऑब्जेक्ट्स को रखेंगे, एक ऑब्जेक्ट मैंने अभी बताया आपको ये है, और एक ऑब्जेक्ट ये है, ए है, दिस इज ए ऑब्जेक्ट, दिस इज बी, मास इसका m1 है, इसका मास m2 है। अब अगर इनको मैं सेपरेट, डिस्टेंस जो इनकी है, और दैट इज इक्वल टू 1 मीटर है ना अपार्ट, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं फिर इफ m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 1 kg है ना, जो इसका डिस्टेंस है और वह है 1 मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस है इसका 1 मीटर स्क्वायर। तो हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं ऐसे कि अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स रखेंगे, उनके दरमियान जो यूनिट डिस्टेंस होगी दैट इज 1 मीटर अपार्ट डिस्टेंस, तब हम कहेंगे दैट इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये भी याद रखिए आप, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इतना समझने के बाद अब यहाँ पे आती है बात वैल्यू की। वैल्यू इसका क्या है, वैल्यू ऑफ जी का क्या है, एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया गया है इसका वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम 10⁻²। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा, ये वैल्यू इसका, ये हमें जरूरत आएगा किस पे न्यूमेरिकल्स को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको जी का वैल्यू पता नहीं होगा, आप जी का वैल्यू लिख सकते हैं 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम पर -2। तो इस तरह से समझा आपने ग्रेविटेशन के में जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फॉल कर रहे हैं फ्रॉम सम हाइट, तो एक्चुअली क्या होता है, अर्थ विल अट्रैक्ट दीज ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। अब आपने समझा कि अर्थ में प्रेजेंट है ग्रेविटी, दैट इज व्हाई वी आर स्टैंडिंग ऑन दिस अर्थ एंड एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। इससे भी पता चला आपको कि हमने यूनिवर्सल लॉ ग्रेविटेशन भी पढ़ी। अब यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ को हम फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, आपको समझ आ जाएगा कि जैसे कि हम दो ऑब्जेक्ट्स को लेंगे दैट कॉल बी मास m1 इज मास m2। अब दोनों को ऑब्जेक्ट्स को हम ये इस फोर्स एक्ट हो रहा है यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, एंड यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो इनके दरमियान प्रोड्यूस होता है, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स, जो फोर्स प्रेजेंट होता है इन दोनों के दरमियान, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये लॉ क्या हमें व्हाट इट टेल्स अस, actually the force of attraction between any two bodies is directly proportional to the product of their masses, and अगर हम दो बॉडी लेंगे is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। and इस तरह से समझा आपने why these objects attract towards the earth। so इस तरह से समझा आपने। अब इसको रिवाइज करते हैं, इन चीज़ों को मद्देनजर रखिए कि यूनिवर्स आज जो हमने टॉपिक्स पढ़े, यानी कि ग्रेविटेशन क्या होता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दैट इज इम्पोर्टेंट लॉ, एंड इसके बाद यूनिट का याद रखिए आप, न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका जो है पर किलोग्राम स्क्वायर। इसके बाद हमने यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट को डिफाइन किया कि अगर हम इसको मास लेंगे 1 किलोग्राम,
तो डिस्टेंस रखेंगे 1 मीटर अपार्ट, उसको हम कहेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और वैल्यू इसका भी पता लग गया। अब एक्सपेरिमेंट 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम 10⁻2। एंड इसको याद करने के लिए, इसको याद रखने के लिए, इसको कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, एंड आफ्टर दैट you will clearly understand definitely. So I hope you will clearly make some notes on these on this lecture, and definitely learn some of these basic things. That is all. Thank you.